नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योग इन सब ऑनलाइन क्लासेज में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे परिवहन आरक्षक जो एग्ज़ाम होने वाला है 19 तारीख को, उसकी एमसीक्यू की क्लास है। आज का जो एमसीक्यू का सेट है वो केवल परिवहन अधिनियम पर ही आधारित है, कंप्लीट सेट नहीं है। परिवहन अधिनियम के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, उस पर आज चर्चा करेंगे। बहुत प्यारी क्लास होने वाली है और ये आज की आखिरी क्लास है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइडिंग और रनिंग बोर्ड का सही अर्थ क्या है। पढ़े हैं अपन राइडिंग और रनिंग बोर्ड। राइडिंग और रनिंग बोर्ड है धारा 123। किस पे बताया गया है? धारा 123, राइडिंग ऑन रनिंग बोर्ड। धारा 123 बहुत इंपॉर्टेंट है। वाहन के अंदर बैठकर यात्रा करना, वाहन की छत पर बैठकर यात्रा करना, वाहन के बाहर लगे फुट बोर्ड पर खड़े होकर यात्रा करना, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना, है ना। राइडिंग ऑन रनिंग बोर्ड, राइडिंग ऑन रनिंग बोर्ड का अर्थ होता है वाहन के बाहर लगे फुट बोर्ड पर खड़े होकर यात्रा करना। अधिकतर आप देखना मिनी डोर हो गया, बस हो गया, जो चढ़ने का सीढ़ी रहता है उस पे लोग लटक के यात्रा करते हैं, पीछे जो गार्ड लगे रहता है उस पे लोग लटक के यात्रा करते हैं। भैया वाहन के अंदर ही यात्रा करना है, वाहन के बाहर नहीं लटकना है, दुर्घटना का कारण होता है ये। इसीलिए राइडिंग ऑन रनिंग बोर्ड निषिद्ध है। कहा गया है राइडिंग ऑन रनिंग बोर्ड धारा 123 के तहत राइडिंग ऑन रनिंग बोर्ड निषिद्ध है। आपको वाहन के बाहर लटक कर, छत पर बैठकर कहीं भी यात्रा नहीं करना है। ठीक है, तो वाहन के बाहर लगे फुटबोर्ड पर खड़े होकर यात्रा करना उसको कहते हैं राइडिंग और रनिंग बोर्ड, और ऐसा नहीं करना है। ठीक, ऐसा नहीं करना है। ये धारा 123 के अंतर्गत क्या है? निषिद्ध है, मना है। ये काम आपको नहीं करना है, नहीं तो दुर्घटना होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। चलिए जाइए, नहीं आएंगे। ठीक है, राइडिंग ऑन रनिंग बोर्ड के संबंध में कौन सा कथन सही है? राइडिंग ऑन रनिंग बोर्ड के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह सुरक्षित और कानूनी है, यह केवल बसों में अनुमति है, यह खतरनाक और दंडनीय है, यह केवल ग्रामीण क्षेत्रों में मान्य है। तो याद रखना, राइडिंग ऑन रनिंग बोर्ड यह खतरनाक है और दंडनीय अपराध है। धारा 123 के तहत कहा गया है राइडिंग ऑन रनिंग बोर्ड निषिद्ध है। ठीक है, मना है, नहीं करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन, एमएसीटी की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? एमएसीटी क्या है जी? एमएसीटी का फुल फॉर्म है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल जो एक्सीडेंट से संबंधित मामले हैं, एक्सीडेंट के संबंध में जो केस होता है और केस होने के बाद जो मुआवजा होता है, वो कौन डिसाइड करता है? एमएसीटी डिसाइड करता है, जिसको बोलते हैं मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कठोर दंड देना, राजस्व बढ़ाना, त्वरित और सस्ता न्याय प्रदान करना, लाइसेंस नवीनीकरण। तो यहाँ जो सबसे उपयुक्त है वो क्या है? त्वरित और सस्ता न्याय प्रदान करना। देखिए क्या होता है, मान लो कोई गाड़ी वाले ने किसी व्यक्ति को ठोक दिया, तो वो व्यक्ति कहाँ केस करने जाएगा? वो केस करने जाएगा एमएसीटी में, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल उसको मुआवजा दिलाएगा। ठीक है, तो त्वरित और सस्ता न्याय प्रदान करना। चलो अगला देख लेते हैं, धारा 165 के अंतर्गत देखिए एमएसीटी से संबंधित एक ना एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, धारा 165 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत है पूछ रहा है, निगेटिव, है ना। यह अधिकरण दुर्घटना दावों का निपटारा करता है, यह सिविल कोर्ट का विकल्प होता है, यह आपराधिक मामलों का निर्णय करता है, इसका गठन राज्य सरकार करती है। देखो धारा 165 बोलता है, धारा 165 बोलता है एमएसीटी का गठन, क्या? एमएसीटी का गठन, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल क्या होता है? एक सिविल न्यायालय जैसा न्यायालय होता है, जिसका काम है एक्सीडेंट से संबंधित मामलों पर मुआवजा प्रदान करना सुनवाई करने के बाद। ठीक है, तो ये सिविल मामले जैसा है, ये आपराधिक मामले पे सुनवाई नहीं कर सकता। कोई किसी का मर्डर करके जाएगा तो एमएसीटी में नहीं जाएगा, वो किस में जाएगा? क्रिमिनल कोर्ट में जाएगा। ठीक है, तो पहला तो सही है कि भैया 165 के अंतर्गत किसका गठन होता है? एमएसीटी का गठन होता है। कौन करता है गठन? राज्य सरकार गठन करती है। ठीक है, इसका काम क्या है? यह दुर्घटना के मामलों को निपटाता है।
ये किसके समान काम करता है? ये सिविल कोर्ट के समान काम करता है, ना कि क्रिमिनल कोर्ट के समान। ये सिविल कोर्ट के समान काम करता है, ठीक है। चलो, ये आपराधिक मामलों का निर्णय नहीं करता, सॉरी, ये आपराधिक मामलों का निर्णय करता है। आंसर क्या होगा? ये गलत है, ठीक है। धारा 165 के अंतर्गत एमएसीटी का गठन होता है, राज्य सरकार करती है। ये सिविल कोर्ट के समान है और ये किसका निपटारा करता है? दुर्घटना से संबंधित मामलों का निपटारा करता है। ये कौन सा काम नहीं करता? आपराधिक मामले वाला काम नहीं करता, तो ये गलत हो गया, ठीक है। चलिए, एमएसीटी की स्थापना का मुख्य कानूनी आधार क्या है? एमएसीटी की स्थापना का मुख्य कानूनी आधार क्या है? एमएसीटी की स्थापना का मुख्य कानूनी आधार क्या है, बताइए। संविधान का अनुच्छेद 32, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 165, भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता। आपको पता है मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 165 के अंतर्गत किसका गठन किया जाता है? एमएसीटी का गठन किया जाता है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल का, है ना। 165 में, ये याद रखिएगा, गठन। 166 में क्या है? आवेदन, आप आवेदन करोगे। 168 में क्या है? अवार्ड, अवार्ड मतलब निर्णय, ठीक है। ये तीनों धारा याद रखिएगा। 165 में गठन है, 166 में आवेदन है और 168 में अवार्ड है। 165 में गठन करेगी राज्य सरकार, आप आवेदन लेके जाओगे कि एक्सीडेंट कर दिया, मेरा हाथ पैर तोड़ दिया, मेरे को मुआवजा दिलाओ। 166 में दोनों पक्षों को सुनने के बाद 168 के अनुसार एमएसीटी क्या देगा? डिसीजन देगा कि दुर्घटना करने वाले वाहन के मालिक को या बीमा कंपनी को कि आप सामने वाले आदमी को 5 लाख रुपए दीजिए, ठीक है, सामने वाले आदमी को 5 लाख रुपए दीजिए, ठीक। अवार्ड, और इस अवार्ड के खिलाफ आप अपील कहां कर सकते हो? हाई कोर्ट में कर सकते हो कि भैया एमएसीटी के निर्णय से मैं संतुष्ट नहीं हूं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। दोस्तों, हमारी संस्था के द्वारा मंडी उपनिरीक्षक के कोर्स और टेस्ट सीरीज दोनों चलाए जा रहे हैं। विषयवार भी टेस्ट सीरीज है। अगर आप मंडी उपनिरीक्षक की अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं, तैयारी को परखना चाहते हैं, तो एक बार जरूर टेस्ट सीरीज लगा के देखिए, क्योंकि पढ़ने के बाद रिवीजन और एमसीक्यू सॉल्व करना बहुत हद तक आपके सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकता है। तो जरूर एक बार आप ट्राई कर सकते हैं हमारी संस्था के दिए गए नंबर 8770123687 के संबंध में, ठीक है। और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जो कल वैकेंसी आई है सहायक शिक्षक की वर्ग 3 की, उसकी भी क्लास हमारे यहाँ प्रारंभ हो चुकी है। अगर आप शिक्षक भर्ती के किसी भी प्रकार के कोर्स या टेस्ट सीरीज से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारी संस्था के दिए गए नंबर 8770123687 पर संपर्क कर सकते हैं। और आप हमसे यूट्यूब चैनल के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने डाउट पूछ सकते हैं कमेंट में। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, हमारे ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, हमारी संस्था का ऐप योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस ऐप प्ले स्टोर से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एमएसीटी के गठन के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही है पूछ रहा है। केवल एक अधिकरण पूरे देश में होता है? नहीं भैया, एक अधिकरण देश में होगा ना तो एक्सीडेंट के मामलों का निपटारा ही नहीं हो पाएगा, इतने एक्सीडेंट रोज होते हैं। गलत है, ठीक है। राज्य सरकार एक या एक से अधिक अधिकरण स्थापित कर सकती है? बिल्कुल सही। एमएसीटी राज्य सरकार एक या एक से अधिक स्थापित कर सकती है अनुच्छेद धारा 165 के तहत, है ना। केंद्र सरकार अधिकरण स्थापित करती है? नहीं, राज्य सरकार करती है। अधिकरण की आवश्यकता नहीं होती भैया, अधिकरण की आवश्यकता नहीं होगी तो कौन देगा डिसीजन, है ना। तो इसमें सही क्या है? सही है, राज्य सरकार एक या एक से अधिक अधिकरण स्थापित कर सकती है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। धारा 165 के अंतर्गत अधिकरण के सदस्य सामान्यतः किस पद के होते हैं? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 165 के अंतर्गत क्या होता है जी? धारा 165 एमएसीटी। एमएसीटी मुझे इंपॉर्टेंट लगा, मैंने इसके जितने एमसीक्यू हो सकते हैं समाहित किए। आज के एमसीक्यू बहुत जबरदस्त है दोस्तों। परिवहन आरक्षक के लिए ये परिवहन अधिनियम पर ही आधारित है। बाद के क्वेश्चन और बहुत जबरदस्त है, आप देखोगे मन खुश हो जाएगा। एमएसीटी 165 इसका काम क्या करना है जी? इसका काम है सिविल कोड जैसे काम करना। अब सिविल कोड जैसे काम करेगा तो इसमें कौन होगा? न्यायिक अधिकारी, जिला स्तर के न्यायिक अधिकारी के कौन होता है? इसमें प्रमुख व्यक्ति होता है जो निर्णय देता है। कौन? न्यायिक अधिकारी जिला स्तर का, जिला न्यायाधीश स्तर का,
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 165 के अंतर्गत किसकी स्थापना का प्रावधान है, बता दिए किसका, एमएससीटी का, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण का। ठीक है, फिर से बता दूं, 165 में गठन, 166 में आप क्या करोगे, आवेदन दोगे, है ना, और 168 में ये डिसीजन देगा जिसको बोलते हैं अवार्ड। और इस अवार्ड के विरुद्ध आप कहां, हाई कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है, हाई कोर्ट में कंप्लेन करने की अवधि है 90 दिन के भीतर। अगर आपके पास उचित कारण है तो 90 दिन बाद भी ले सकते हैं आपका आवेदन। उसके बाद वहां आवेदन करने के लिए या तो आपको 25% राशि जमा करनी पड़ेगी या 50,000, ऐसा 25% राशि या 50 नहीं, 25,000 या 50% राशि जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, और 1 लाख के ऊपर के मामलों का ही हाई कोर्ट में अपील होगा, उससे नीचे के मामलों का अपील नहीं होगा, ये याद रखिएगा। 1 लाख के ऊपर के मामले हैं वही हाई कोर्ट में वापस अपील होंगे, उससे नीचे के नहीं होंगे। ठीक है, चलिए धारा 165 के अनुसार मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की, ठीक है, स्थापना कौन करता है, स्थापना करता है राज्य सरकार। एक या एक से अधिक एमएससीटी का गठन कर सकता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यदि कोई किशोर मोटर वाहन अधिनियम के तहत अपराध करता है तो किसे उत्तरदायी ठहराया जाएगा। देखिए धारा 199A ये नया जुड़ा है, धारा 199A किशोरों के संबंध में अपराध, है ना, किशोरों के संबंध में अपराध। ठीक है, ये 2019 में नया जुड़ा है जी। ठीक, इसमें कहा गया है अगर कोई किशोर बालक 16 से 18 साल का बालक मोटर व्हीकल एक्ट की किसी धारा को उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत, उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होगी वो जुवेनाइल एक्ट के अंतर्गत होगी। पर मोटर व्हीकल एक्ट किसके अंतर्गत किसको लगेगा, गाड़ी के मालिक को या उसके पालक को, बच्चे के माता पिता को या गाड़ी के मालक को, मालिक को। तुम क्यों दिए उसको गाड़ी जी, और कितने की सजा, आपको 3 साल की सजा, 3 साल की सजा प्लस 25,000 जुर्माना हो सकता है ना, किसके तहत, 199A के तहत। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछेगा ये 199A के तहत 25,000 जुर्माना और 3 साल की सजा हो सकती है ना। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है अगर कोई किशोर मोटर व्हीकल एक्ट के संबंध में अपराध करता है तो उसके ऊपर कौन सा नियम लगेगा, उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस एक्ट लगेगा। ठीक है, और मोटर व्हीकल एक्ट लगेगा वाहन के मालिक पर या उसके पालक पर। क्या होगी सजा, 3 साल सजा या 25,000 जुर्माना या दोनों। ठीक, यदि आप एक पैदल पथ पर के, यदि आप एक पैदल पाथ पथ के पास पहुंच रहे हैं और देखते हैं कि लोग सड़क पार करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, है ना, जेब्रा क्रॉसिंग के संबंध में बोल रहा है। अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग के पास पहुंचे हैं और जेब्रा क्रॉसिंग से लोग रोड पार कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, हॉर्न बजाकर और गति बनाए रखकर आगे बढ़े। हाँ, हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, हॉर्न बजाते हैं और निकल जाते हैं, गाड़ी धीमी करे और हॉर्न बजाकर निकल जाए। कुछ लोग जो सही शॉट रहते हैं उन लोग गाड़ी धीरे करते, हॉर्न बजाते निकल जाते हैं। वाहन को रोके, पैदल चलने वालों को सड़क पार करने तक प्रतीक्षा करे। क्यों भैया, सड़क तो हमारे चलने के लिए, हम पहले जाएंगे, लेन बदले और आगे बढ़े। जवान लड़के ऐसे करते हैं। तो भैया ऑप्शन क्या होगा, देखिए जेब्रा क्रॉसिंग जो होता है वो पैदल पार करने वालों के लिए ही होता है। आपको जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर गाड़ी खड़ी नहीं करनी है। चौक चौराहों पर सामान्यतः जेब्रा क्रॉसिंग बना होता है। जब भी जेब्रा क्रॉसिंग पर कोई रोड पार कर रहा है तो आपको अपनी गाड़ी रोकनी पड़ेगी, वाहन को रोके और पैदल पार करने वालों की प्रतीक्षा करें। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक निजी कार में, निजी कार बोल रहे भैया, एक निजी कार में बैठने की क्षमता कौन निर्धारित करता है, चालक, वाहन का मालिक, पंजीकरण प्रमाण पत्र, यातायात पुलिस, है ना। एक निजी कार में कितने लोग बैठ सकते हैं, आपकी गाड़ी में कितने लोग बैठेंगे, है ना, इसमें +1 वाला फॉर्मूला चलता है। ठीक है, जैसे जैसे आप अगर मान लो XUV 700 खरीदते हो तो उसमें रहेगा 7 + 1, ये +1 ड्राइवर रहता है और 7 आदमी उसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं 7 सीटर। ठीक, 7 + 1, है ना। तो ये कौन निर्धारित करता है, ये निर्धारित करता है आपका आरसी सर्टिफिकेट। कौन, आरसी सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, आरसी, है ना,
रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र निर्धारित करता है। हर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना चाहिए, धारा 39 बोलता है। कौन बोलता है? धारा 39। हर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र होना चाहिए, कौन बोलता है? धारा 39 बोलता है। ठीक है, तो एक कार में बैठने की क्षमता गाड़ी के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में लिखी होती है। एक मोटरसाइकिल में 2 लोग बैठे रहते हैं, बैठ सकते हैं, ये किस में लिखा रहता है? गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। यहां तक हो गया। चलिए 39। धारा 53 क्या है? धारा 53 है आरसी का निलंबन, आरसी का निलंबन। धारा 54 क्या है? आरसी का रद्दकरण, निलंबन के बाद रद्द करना। धारा 55 क्या है? डायरेक्ट रद्द करना। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं पहले। ये आरसी निलंबन आपको पता होना चाहिए। धारा 53 में निलंबन, धारा 54 में रद्दकरण, निलंबन पहले फिर रद्दकरण धारा 54, और डायरेक्ट रद्दकरण धारा 55। ठीक है, चलिए 53 में निलंबन, निलंबन के कुछ माह बाद रद्द करेंगे तो धारा 54 लगेगा, बिना निलंबन के डायरेक्ट रद्द करेंगे तो धारा 55 लगेगा। ठीक, चलो एल का चिन्ह अर्थ क्या होता है? एल के चिन्ह का अर्थ क्या होता है बताइए भैया, है ना? गाड़ी में एल लिखा होता है, आगे वाले कांच में बड़ा सा एल बना रहेगा। ठीक है, आगे वाले कांच में बड़ा सा एल बना रहेगा, लाल कलर का पूरा। ठीक, पीछे वाले कांच में बड़ा सा एल बना रहेगा, लाल कलर का पूरा। बने रहता है ऐसा एल। एल चिन्ह का अर्थ जो एक वाहन को आगे पीछे प्रदर्शित होता है, क्या है? इसका मतलब है जो चालक है वो क्या है जी? लर्नर है। चालक क्या है? लर्नर है। आपको उससे दूरी बना के चलना है। और लर्निंग लाइसेंस जो गाड़ी चलाते हैं उनके लिए एक नियम है कि वो अपने साथ एक प्रशिक्षित ड्राइवर को लेकर ही गाड़ी चलाए, खुद अकेले लेके ना निकले। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। तो एल के चिन्ह का अर्थ क्या होता है? एल के चिन्ह का होता है लर्निंग लाइसेंस। अब इसकी मैं धारा बता दे रहा हूं, फटाफट धारा आपको इसका याद होना चाहिए। धारा 7 क्या है जी? धारा 7 है ना, लर्निंग लाइसेंस की शर्तें किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा? धारा 8, धारा 8 लर्निंग लाइसेंस के, लर्निंग लाइसेंस प्रदान करना, प्रदान करना। इसमें आवेदन और प्रक्रिया है। धारा 7 में शर्तें हैं, धारा 8 में आवेदन प्रक्रिया है जिसमें आपको लर्निंग लाइसेंस मिलेगा। धारा 9, धारा 9 में क्या है जी? स्थायी लाइसेंस देना, स्थायी लाइसेंस देना। धारा 10 में क्या है जी? धारा 10 में है वर्गीकरण, वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण में क्या होगा? धारा 10 में क्या है? वर्गीकरण, एलएमवी, एचएमवी, ये सब। ठीक है, धारा 10। धारा 11 में क्या है जी? नवीनीकरण। ठीक है, कितने समय बाद नवीनीकरण करना? नहीं, नवीनीकरण धारा 15 में है। धारा 10 में क्या है? धारा 10 में आपका वर्गीकरण है। ठीक, 7, 8, 9, 10 चारों धारा। धारा 7 में है लर्निंग लाइसेंस की शर्तें, धारा 8 में है लर्निंग लाइसेंस प्रदान करना, धारा 9 में है स्थायी लाइसेंस, धारा 10 में है लाइसेंस का वर्गीकरण। ठीक, यहां तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना बीमा के वाहन चलाने पर पहला अपराध अधिकतम दंड क्या है? बिना बीमा के वाहन चलाने पर पहले अपराध में अधिकतम दंड क्या है भैया? तो बिना बीमा के वाहन चलाने पर पहले अपराध में अधिकतम दंड 2000 जुर्माना या 3 महीने का कारावास। याद रखना धारा 100, धारा 146 बोलता है, धारा 146 बोलता है ना, थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य। धारा 146 बोलता है थर्ड पार्टी बीमा अनिवार्य है। और धारा 196 बोलता है, धारा 196 बोलता है अगर आप बिना थर्ड पार्टी बीमा के गाड़ी चलाओगे तो आपको 2000 जुर्माना या 3 महीने का कारावास हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा गति सीमा से संबंधित है? भैया ज्यादा तेज गाड़ी नहीं चलाना है, गति सीमा बनाए रखना है, ज्यादा तेज गाड़ी नहीं चलाना है। तो गति सीमा बनाए रखने के लिए कौन सा धारा संबंधित है? धारा 112, धारा 112। ज्यादा तेज चलाओगे तो 112 में बैठना पड़ जाएगा, है ना। धारा 112 है गति सीमा, आपको निर्धारित गति सीमा पर ही गाड़ी चलानी है, धारा 112।
12। ठीक है, धारा 146, धारा 146 क्या है? धारा 146 है थर्ड पार्टी बीमा। धारा 129 क्या है? हेलमेट की अनिवार्यता। धारा 129 क्या है? हेलमेट की अनिवार्यता। ठीक है, और क्या बच्चा? धारा 183 क्या है? ओवर स्पीड। धारा 183 ओवर स्पीड। ठीक है, सभी धारा हो गया। धारा 112 गति सीमा। आपको निर्धारित गति सीमा में गाड़ी चलानी 112 बोलता है। अगर निर्धारित गति सीमा में गाड़ी नहीं चलाओगे धारा 183 के तहत ओवर स्पीड का चालान कट जाएगा। धारा 146 बोलता है थर्ड पार्टी बीमा होना चाहिए। धारा 129 बोलता है हेलमेट की अनिवार्यता, हेलमेट पहन के चलाना है। ठीक है, बिना रजिस्ट्रीकरण के गाड़ी चलाने पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? बिना रजिस्ट्रीकरण के गाड़ी चलाने पर अधिकतम कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? देखिए, न्यूनतम 2000, अधिकतम 10,000, 2 वर्ष का कारावास, सभी लगाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। देखिए, बिना रजिस्ट्रीकरण आपको धारा 39 बोलता है। 39 बोलता है कि आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रीकरण होना चाहिए, है ना, आरसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। 39 बोलता है अगर आप बिना रजिस्ट्रीकरण के गाड़ी चलाते हो तो न्यूनतम 2000 कटेगा, अधिकतम 10,000, और 2 साल का कारावास भी हो सकता है। तो ऑप्शन उपरोक्त सभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रतिकर के लिए, प्रतिकार है ये, प्रतिकार के लिए आवेदन किस धारा से संबंधित है? प्रतिकार के लिए आवेदन, अभी मैंने बताया आपको कि धारा 165 एमएसीटी का गठन, धारा 166 आवेदन, ठीक है, धारा 168 अवार्ड। ठीक, तो आवेदन किसमें है? 166 में। ठीक है, किसमें? एक्सीडेंट के एक्सीडेंट के मुआवजे के लिए आवेदन 166। ठीक, क्या कोई व्यक्ति अपना ड्राइविंग लाइसेंस किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर सकता है? हम लोग बोलते हैं ना, लेना भाई मेरा लाइसेंस ले जाना, मेरा लाइसेंस से चला लेना। तो भैया एक चीज याद रखो कि हमारे यहाँ एक व्यक्ति का एक ही ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, इसीलिए अपना हम लोग नेशनल ड्राइविंग लाइसेंस रजिस्टर बना लिए हैं। ठीक, और कोई भी व्यक्ति अपना ड्राइविंग लाइसेंस किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता, कानूनन अपराध है। तो कोई भी व्यक्ति अपना ड्राइविंग लाइसेंस किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कर सकता। ठीक है, चलो, बिना बीमा के वाहन चलाने पर दंड का क्या प्रावधान है? बिना बीमा के वाहन चलाने पर बिना बीमा के वाहन चलाने पर दंड का क्या प्रावधान है? बताइए। दंड का प्रावधान है 1,000 रुपए जुर्माना या 3 महीने का कारावास। तो ऑप्शन क्या होगा? 1 और 2 दोनों। बिना बीमा के वाहन चलाने पर दंड का क्या प्रावधान है? 1,000 जुर्माना और 3 महीने का कारावास, या दोनों। और ऊपर जो था वो बिना रजिस्ट्रेशन के था। बिना रजिस्ट्रेशन के न्यूनतम 2,000, अधिकतम 10,000 और 2 वर्ष। ठीक है, बिना बीमा के 3 महीने का कारावास, 1,000 का जुर्माना। अस्थायी पंजीकरण किस धारा के तहत प्रदान किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अस्थायी पंजीकरण। ठीक है, अस्थायी पंजीकरण धारा 43 के तहत प्रदान किया जाता है। देखिए, जब आपकी गाड़ी एकदम नई नई हो तो आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होने में थोड़ा समय भी लगता है। तो जब तक आपका परमानेंट रजिस्ट्रेशन नंबर ना आ जाए आपको एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, जिसको बोलते हैं अस्थायी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, जो अस्थायी रजिस्ट्रेशन है वो 30 दिन के लिए वैलिड होता है। 30 दिन में आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन करवाना है ना। परमानेंट रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको या तो सफेद नंबर प्लेट की गाड़ी मिलेगी या पीले नंबर प्लेट की गाड़ी मिलेगी। ठीक है, जब आप अस्थायी रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको लाल कलर के नंबर प्लेट पर नंबर मिलेगा। ठीक है, लाल कलर का नंबर प्लेट का अर्थ है कि ये गाड़ी टेम्परेरी रजिस्टर है, इसका अभी परमानेंट रजिस्ट्री नहीं हुआ है। और ये प्रावधान है धारा 43 के अंतर्गत।
आप जब किसी भी गाड़ी का ऐड देखते होगे तो वो गाड़ी का नंबर प्लेट लाल कलर का रहता होगा। क्यों? ऐड बनाने के लिए उस गाड़ी को रोड में चला रहे हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी को रोड में चला सकते हैं क्या? नहीं। तो उन्होंने उन लोग टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन करा के ऐड बनाने के लिए गाड़ी को रोड में चलाते हैं, इसलिए उस गाड़ी का नंबर प्लेट लाल होता है। और टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है ना। वैधता 30 दिन, अस्थायी नंबर प्लेट लाल कलर का होता है। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कितना? धारा 43। 53 में क्या है? 53 में है आरसी का निलंबन। क्या? आरसी का निलंबन। ठीक है। 39 में क्या है? रजिस्ट्री आरसी अनिवार्य। आरसी अनिवार्य है। ठीक है। 54 और 55 में क्या है? आरसी का रद्द करना। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। तो ऑप्शन 43 धारा 43। स्टेज कैरिज के कंडक्टर के लिए लाइसेंस की आवश्यकता का प्रावधान क्या है? स्टेज कैरिज मतलब लोग बीच में चढ़ेंगे उतरेंगे, ऐसे वाहन में क्या रहता है? कंडक्टर रहता है। जैसे बसों में कंडक्टर रहता है, सवारी चढ़ाता है, सवारी उतारता है, सवारियों को बैठाता है और टिकट का पैसा लेता है। सवारियों को बैठाता है और टिकट का पैसा लेता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो कंडक्टर का भी एक लाइसेंस होता है। तो कंडक्टर के लाइसेंस किसमें? धारा 29। धारा 29 में क्या है? कंडक्टर का लाइसेंस है, धारा 29 में। ठीक। और कंडक्टर लाइसेंस के लिए भी उम्र सीमा कितनी होती है? 18 साल होती है। जिसको कंडक्टर बना रहे हो वो पागल, विकृत, दिवालिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कंडक्टर के लिए लाइसेंस धारा 29। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। राजनीतिक अधिकारियों के, मोवर नहीं है, मोटर है ये, मोटर। राजनीतिक अधिकारियों के मोटर वाहनों के पंजीकरण हेतु विशेष प्रावधान किस धारा से संबंधित है? राजनीतिक अधिकारियों के जो मोटर वाहन है उसका भी पंजीकरण होता है ना। तो कौन सी धारा के अंतर्गत होता है उनका पंजीकरण? उनका पंजीकरण होता है धारा 42 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? धारा 42 के अंतर्गत। मैं बता दूं, धारा 42 बोलता है कि जो राजनीतिक अधिकारी हैं और जो अम्बेसडर है, राजदूत, दूतावास के अधिकारी हैं, उनको जो गाड़ी मिलती है उनका भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। और उनका रजिस्ट्रेशन होता है धारा 42 के अंतर्गत होता है। उनको कुछ कुछ छूट मिलती है धारा 42 के अंतर्गत। ठीक है, एक चीज ये याद रखेगा। और धारा 60, धारा 60, धारा 60 में किसका होता है? केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार के वाहनों का, केंद्र सरकार के वाहनों का रजिस्ट्रेशन धारा 60 के अंतर्गत होगा। ठीक है, धारा 42 के अंतर्गत राजनीतिक अधिकारी और दूतावास के अधिकारियों के वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा। और धारा 60 के अंतर्गत केंद्र सरकार के वाहनों का रजिस्ट्रेशन होगा, जिनका काम सरकारी, जिन वाहनों को सरकारी काम में लिया जा रहा है वो वाहन धारा 60 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इस अधिनियम की कौन सी धारा बीमारी तथा विकलांगता के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने से संबंधित है ना? बीमारी तथा विकलांगता के आधार पर कौन सी धारा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपको जब लाइसेंस बनवाने जाओगे है ना, तो आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि भैया मैं मेडिकल रूप से फिट हूं, तब आपको लाइसेंस मिलेगा। अब एक आदमी जो दृष्टिबाधित है वो बोलेगा मेरे को लाइसेंस दे दो, तो कैसे दे देंगे जी? एक आदमी जिसके दोनों हाथ बिल्कुल नहीं है वो बोलेगा लाइसेंस दे दो, तो कैसे दे देंगे? चलाएगा कैसे भैया? तो मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य मांगता है। और खासकर खतरनाक रसायन ले जाने वाले वाहन, विस्फोटक ले जाने वाले वाहन, परिवहन वाहन, यात्री वाहन के लिए तो और ज्यादा अच्छे से मेडिकल सर्टिफिकेट मांगता है। क्यों? क्योंकि इसमें दूसरों की जान की सुरक्षा महत्वपूर्ण विषय है। तो ऐसा इस अधिनियम की वो धारा जिसमें बीमारी और विकलांगता के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने से संबंधित है, वो है धारा 16। धारा 16 बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति, सरकार को पता चलता है या परिवहन अधिकारी को पता चलता है कोई व्यक्ति विकलांग है जो गाड़ी नहीं चला सकता, उसके पास लाइसेंस है, तो उसके लाइसेंस को रद्द कर सकता है। बीमारी या शारीरिक विकलांगता के आधार पर
ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना धारा 16। ठीक है, अब मान लो किसी व्यक्ति का लाइसेंस रद्द कर दिया गया कि भैया आप बीमार हो या विकलांग हो, पर वो व्यक्ति बीमार या विकलांग नहीं है, तो वो ऐसे निर्णय के विरुद्ध आवेदन का कौन सी धारा के अंतर्गत करेगा? धारा 17। धारा 17 में वो अपील कर सकता है। धारा 17 में वो अपील कर सकता है। ठीक है, धारा 15 किससे संबंधित है? धारा 15 संबंधित है आपका लाइसेंस के नवीनीकरण से। धारा 15 किससे संबंधित है? लाइसेंस के नवीनीकरण से। ठीक है, और धारा 19 किससे संबंधित है? लाइसेंस के रद्द करने से। धारा 19 में लाइसेंस कौन रद्द करता है? आपका परिवहन अधिकारी। धारा 20 में कौन रद्द करता है? न्यायालय। धारा 18 में क्या है? वो कंडीशन बताई गई है जिसमें लाइसेंस रद्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या होगा? शारीरिक विकलांगता के आधार पर कौन? धारा 16। 16 के निर्णय में आप अपील किस में करोगे? धारा 17 में करोगे। अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। देखिए, ब्लैक स्पॉट वे स्थान होते हैं जहां दुर्घटना की संभावना होती है। ब्लैक स्पॉट, बिल्कुल सही। ब्लैक स्पॉट वो स्थान होते हैं जहां दुर्घटना की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, ब्लैक स्पॉट पर सामान्यतः न्यूनतम दुर्घटना होती है। गलत भैया, ब्लैक स्पॉट सबसे ज्यादा दुर्घटनाजन्य क्षेत्र होते हैं। ठीक है, अब ब्लैक स्पॉट कैसे बनेगा पता है? मान लो ये सीधा रोड है और रोड में एकदम जिगजैग टर्निंग है, तो ये ब्लैक स्पॉट हो गया, इधर से आने वाली गाड़ी नहीं दिखेगी, ये ब्लैक स्पॉट हो गया। तो ऐसे स्थान जहां पर ज्यादा दुर्घटना की संभावना होती है उसको ब्लैक स्पॉट बोलते हैं, और यहां पर दुर्घटना की संभावना ज्यादा होती है। तो कथन सही है और कारण गलत है। ऑप्शन पहला, कथन सही है और कारण गलत है। ठीक है, ब्लैक स्पॉट में ज्यादा दुर्घटना होती है। और एक होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है आप समझना। ब्लाइंड स्पॉट वो जगह होती है जहां छोटे वाहन दिखते नहीं है। अब आप ट्रक की स्टीयरिंग में बैठोगे तो जस्ट आपके बाजू में नीचे कोई खड़ा रहेगा, वो दिखेगा नहीं, वो होता है ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, चलो यहां तक हो गया। सामान्यतः सामने चल रही गाड़ी को ओवरटेक किस दिशा से किया जाना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई गाड़ी चल रही है, उसको ओवरटेक करना है, तो ओवरटेक कौन सी दिशा से करना होता है? ओवरटेक हमेशा दाईं ओर से करना होता है। ओवरटेक हमेशा दाईं ओर से करना होता है। ठीक है, ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, इसका ड्राइवर हमेशा इंडियन रोड में ना, विदेश की बात नहीं कर रहा हूं, इंडियन रोड में इस ड्राइवर का स्टीयरिंग इस तरफ रहेगा और ड्राइवर यहां बैठा रहेगा। आप बाईं ओर से ओवरटेक करोगे, ड्राइवर को दिखेगा नहीं, ड्राइवर कुचल देगा। आपको दाईं ओर से ओवरटेक करना है, ड्राइवर को दिखेगा, ड्राइवर साइड देगा, आप आगे निकल जाओगे, है ना। तो सामान्यतः सामने चल रही गाड़ी को दाईं ओर से ओवरटेक किया जाता है इंडिया में। क्यों? क्योंकि इंडिया में राइट हैंड साइड ड्राइविंग होता है। किधर ड्राइविंग होता है? राइट हैंड साइड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। ओवरटेक की अनुमति किस प्रकार के सिग्नल से मिलती है? आप किसी को ओवरटेक करने के लिए हॉर्न मार रहे हो, वो आपको कैसे देगा सिग्नल? हाथ से सिग्नल देगा, ऐसे बोलेगा जाइए जाइए, और नहीं करना रहेगा, ओवरटेक नहीं करने देना रहेगा तो रोक देगा, मत जाओ रास्ता खाली नहीं है। तो ओवरटेक की अनुमति आपको हाथ के सिग्नल से मिलती है। किसके सिग्नल से? हाथ के सिग्नल से। ठीक है, चलो, भविष्य में सड़क सुरक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भविष्य में सड़क सुरक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? बताइए। भविष्य में सड़क सुरक्षा का मुख्य लक्ष्य है शून्य मृत्यु दर को प्राप्त करना। क्या है? शून्य मृत्यु दर को प्राप्त करना। इसीलिए 2019 का संशोधन हुआ है। अभी तक कितने? 5 बार संशोधन हो चुके हैं। किसमें? 1988 के अधिनियम में। और सबसे मेन संशोधन है 2019 का, शून्य मृत्यु दर को प्राप्त करना। ठीक, अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन, इससे तो क्वेश्चन आने ही है भैया। चेतावनी संकेत। चेतावनी संकेत का आकार त्रिभुजाकार होता है, इसके किनारे लाल रंग के होते हैं। सही है कथन? बताइए। बिल्कुल सही है ना, चेतावनी संकेत त्रिभुजाकार होगा। ठीक है, चेतावनी संकेत त्रिभुजाकार होगा। चेतावनी संकेत त्रिभुजाकार होगा और उसका बॉर्डर लाल रंग का होगा। ठीक है,
दोनों कथन सही है। चेतावनी संकेत त्रिभुजाकार होगा और उसका बॉर्डर लाल रंग का होगा। अब चेतावनी संकेत वो संकेत होते हैं जो ड्राइवर को दुर्घटना से सुरक्षा प्रदान करते हैं, चेतावनी देते हैं। जैसे जैसे एक संकेत बने रहेगा, ठीक है, इसका अर्थ होगा क्या, सड़क सक्रिय है, आगे सड़क सक्रिय है। ठीक, अब दूसरा चेतावनी संकेत, त्रिभुजाकार बना लो, दूसरा चेतावनी संकेत, ठीक है, दूसरे चेतावनी संकेत क्या बना है, दूसरा चेतावनी संकेत, ठीक, दूसरा चेतावनी संकेत, इसका अर्थ होगा क्या, रेलवे क्रॉसिंग। रेलवे क्रॉसिंग कौन सा, फाटक वाला, जिसमें फाटक है ना, मतलब वहां पे फाटक बंद होगा, फाटक है, और जिसमें इसके अंदर अगर ट्रेन का चित्र बने रहेगा तो रेलवे क्रॉसिंग बिना फाटक वाला। ठीक है, इसी में और भी बहुत से संकेत आते हैं, अभी तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चेतावनी संकेत, अनिवार्य संकेत और सूचनात्मक संकेत तीनों आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब जैसे एक और चेतावनी संकेत बना देते हैं, है ना, समझाने के लिए आपको। ऐसे बने रहेगा, ठीक है, ऐसे रहेगा और इसको कटमट कर देगा, यू टर्न नहीं लेना है। ठीक है, तो ये सब क्या है, चेतावनी संकेत है। चेतावनी संकेत त्रिभुजाकार होता है, बॉर्डर लाल रंग का होता है, दोनों सही है। ठीक है, दोनों कथन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सड़क दुर्घटना के दौरान एयरवे का अर्थ क्या होता है, ये मैं लास्ट क्लास लिया था, है ना, ऐप में लिया था लास्ट क्लास, पूरा सांस का एबीसी रूल बताया था। ठीक है, इसमें भी बता देता हूं एबीसी रूल। फर्स्ट एड का जो रूल है वो एबीसी रूल है। ए का अर्थ होता है एयरवे, एयरवे। बी का अर्थ होता है ब्रीदिंग, सी का अर्थ होता है सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। अब आप समझिए, जैसे ही दुर्घटना होगा एक सामान्य आदमी फर्स्ट एड दे सकता है। उसको क्या करना है, सबसे पहले व्यक्ति को यह देखना है कि उसके सांस लेने का जगह खुला है या नहीं, वो सांस ले पा रहा है या नहीं। इसके लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति उसके मुंह को साफ करना चाहिए, उल्टी, टूटा हुआ दांत, ब्लड साफ करना चाहिए। ठीक है, साफ करने के बाद ये देखना है कि वो सांस ले पा रहा है या नहीं। एयरवे मतलब सांस लेने का रास्ता खोलना। साफ करके आप रास्ता खोल लिए, अब देखना है वो सांस ले पा रहा है या नहीं। नहीं ले पा रहा है तो आपको माउथ टू माउथ उसको सांस देना है, सीपीआर बोलते हैं जिसको। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए उसकी ये जो दाढ़ी है उसको ऊपर उठाना है, सिर को नीचे करना है ना। ऐसा करने से उसका श्वसन नली खुल जाता है। हम लोग जब ऐसे रहते हैं तो जीभ के कारण हमारा श्वसन नली बंद होता है, और जब ऐसे करते हैं तो श्वसन नली खुलता है, जिससे सांस देने में आसानी होती है। तो ये हो गया ब्रीदिंग। सी क्या है, सर्कुलेशन, उसकी नब्ज जांचना और देखना कि भैया नब्ज चल रही है नहीं, खून बह रहा है तो खून को रोकना। ये तीन है एबीसी का नियम। तो एयरवे का अर्थ क्या होता है, सांस लेने के लिए रास्ता खोलना, एबीसी का नियम, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। ठीक है, दुर्घटना स्थल पर प्रतिक्रिया का प्राथमिक कार्य क्या होता है। अगर दुर्घटना हुआ, आप वहां पे पहुंचे, तो सबसे पहला काम दुर्घटना स्थल पर क्या करोगे आप बताइए। सबसे पहला काम घटना स्थल को सुरक्षित बनाना, घायलों को खोजना, एम्बुलेंस को कॉल करना, पुलिस को सूचना देना। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं,
सबसे पहला काम है दुर्घटना स्थल को सुरक्षित बनाना। जैसे ही दुर्घटना हुआ तुरंत ट्रैफिक रुकवाना है और घायलों को सुरक्षित रखना है। ऐसा नहीं कि घायल रोड पे पड़ा है, पीछे वाला ट्रक आके चढ़ के चले गया, कई बार ऐसे ही होता है। तो सबसे पहले दुर्घटना स्थल को सुरक्षित बनाना है, प्राथमिक कार्य। उसके बाद दूसरा है घायलों को खोजना, दूसरा है घायलों को खोजना, कहां कहां घायल है। तीसरा है आपको पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चौराहों पर जहां सिग्नल ना हो वहां किस नियम का पालन किया जाता है? बताइए भाई। चौराहों पर जहां सिग्नल ना हो, या जहां सिग्नल खराब हो, या जहां ट्रैफिक पुलिस ना हो, तो वहां कौन से नियम का पालन करोगे? प्राथमिकता का नियम, देखे और चले का नियम, सुविधा अनुसार चलने का नियम, स्वयं को पहली प्राथमिकता देने का नियम। तो याद रखना, जहां कोई भी सिग्नल ना हो, कुछ ना हो, वहां पहले प्राथमिकता का नियम लगता है। क्या लगता है? प्राथमिकता का नियम। अगला क्वेश्चन, प्राथमिकता के नियम का अर्थ क्या होता है जी? बताइए। ये सब पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डिजाइन किया है। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, जो पहले क्वेश्चन थे वो तो नॉर्मली आपको मिल जाएंगे, धारा और उससे संबंधित। ये पूरे टेक्निकली क्वेश्चन है ना। प्राथमिकता के नियम का अर्थ क्या होता है जी? प्राथमिकता के नियम का अर्थ होता है दाईं ओर से आ रही वाहनों को पहले प्राथमिकता देना। किसमें? दाईं ओर से आ रही वाहनों को पहले प्राथमिकता देना, यही प्राथमिकता का नियम है। और एक होगा राउंड अबाउट का नियम। गोल चौराहों पर, गोल चौराहा है ना सेक्टर में, सेक्टर 1 से लेके सेक्टर 9 तक गोल चौराहा है पूरा। ये गोल चौराहा दुर्घटना को कम करने में सहायता करते हैं। तो गोल चौराहे में भी आपको सबसे पहले जो चौराहों पे गाड़ी घूम रही है उसको मौका देना है। उसके बाद जो दाईं ओर से गाड़ियां आ रही है, दाईं ओर से, उनको मौका देना है, उसके पीछे जाना है ना। तो प्राथमिकता का नियम बोलता है दाईं ओर से आ रही वाहन को प्राथमिकता देना। ठीक। अनिवार्य संकेत का आकार कैसे होता है जी? अनिवार्य संकेत, संकेत 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं चेतावनी, चेतावनी, दूसरे होते हैं अनिवार्य, और तीसरे होते हैं सूचनात्मक। ये 3 संकेत होता है। चेतावनी संकेत पढ़ के आ गए ना अभी? चेतावनी संकेत में क्या पढ़ के आए भैया आप? कि चेतावनी संकेत त्रिभुजाकार होगा। ठीक है, तो अब अनिवार्य संकेत का आकार तो त्रिभुजाकार नहीं होगा, अनिवार्य संकेत का आकार होता है वृत्ताकार, है ना। अनिवार्य संकेत का आकार होता है वृत्ताकार। ठीक है, उसके बाद सूचनात्मक संकेत, सूचनात्मक संकेत का आकार कैसा होगा जी? सूचनात्मक संकेत का आकार बताइए। सूचनात्मक संकेत का आकार होगा आपका आयताकार। कैसे? आयताकार। ठीक है ना। देखो, चेतावनी संकेत लाल बॉर्डर, लाल बॉर्डर त्रिभुजाकार। अनिवार्य संकेत राउंड, वृत्त, लाल बॉर्डर, वृत्त, लाल बॉर्डर। सूचनात्मक संकेत नीला बॉर्डर और आयताकार, नीला बॉर्डर और आयताकार। ठीक है, अब इसमें देखो कौन कौन सा आएगा। जैसे मान लो अनिवार्य संकेत में क्या आ जाता है? अनिवार्य संकेत में आ जाएगा आपका, हाँ, ऐसे बने रहेगा हॉर्न, और ऐसे कटमट रहेगा, मतलब हॉर्न बजाना मना है। ठीक है, सूचनात्मक संकेत में क्या रहेगा? ये बेड बने रहेगा, अस्पताल है। ठीक है, चेतावनी संकेत में क्या रहेगा? चेतावनी संकेत में जिग जैग मोड़ है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के, कभी गाड़ी चलाओगे तो देखना ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये भी मिलेगा। पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट, ये सब सूचनात्मक संकेत, है ना। गति सीमा, हॉर्न बजाना मना, ये सब अनिवार्य संकेत, चेतावनी संकेत जिससे दुर्घटना में जान बचती है। ठीक है, चलिए, तो यहां पे क्या हुआ? अनिवार्य संकेत का आकार होता है वृत्ताकार।
अनिवार्य संकेत का आकार वृत्ताकार, त्रिभुजाकार किसका होगा, चेतावनी संकेत का, सूचनात्मक का आयताकार, आयताकार होता है सूचनात्मक, याद रखिएगा। पेट्रोल पंप का संकेत किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, आपको पता है कि भैया ब्लू बॉर्डर में रहेगा, है ना, और पेट्रोल पंप का चिन्ह रहेगा, ऐसे पेट्रोल पंप का चिन्ह रहेगा, ये होता है सूचनात्मक संकेत। पेट्रोल पंप कैसा संकेत है, सूचनात्मक संकेत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोहरे में वाहन चलाते समय, कोहरे में वाहन चलाते समय किस प्रकार की लाइट का प्रयोग किया जाना चाहिए। कोहरे में बिल्कुल भी दिखता नहीं है, प्रकाश के डिस्पर्सन फैलने के कारण लाइट फैल जाती है, रोड नहीं दिखता। तो कोहरे में वाहन चलाने के समय आपको डिप्पर लाइट और फॉग लैंप का उपयोग करना है, तभी रोड दिखेगा, नहीं तो गया काम से। तो कोहरे में वाहन चलाते समय डिप्पर लाइट और फॉग लैंप का उपयोग करना है। ठीक है, ये गाड़ी है, ये हेडलाइट है, ठीक। अपर लाइट दूर तक जाएगा, चित्र अच्छा नहीं बना है मुझे पता है, बस आप समझ लीजिएगा। अपर लाइट ज्यादा दूर नहीं जाएगा, अपर लाइट दूर तक जाएगा, डिप्पर लाइट रोड में पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ फोग लैंप रहेगा, फोग लैंप भी रोड में पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कोहरे में वाहन चलाते समय डिप्पर लाइट और फोग लैंप का उपयोग करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यातायात संकेत किस संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं, बताइए भाई। यातायात संकेत जो बनते हैं कौन सी संस्था जारी करती है, यातायात संकेत कौन सी संस्था जारी करती है। यातायात संकेत जारी करती है भारतीय रोड कांग्रेस। यातायात संकेत कौन जारी करता है, भारतीय रोड कांग्रेस, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद एक होता है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। इसका काम क्या है पता है, इसका काम है राष्ट्रीय राजमार्ग पर, राष्ट्रीय राजमार्ग पर, राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात संकेत लगाना, राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात संकेत लगाना और उसको क्या करना, रख रखाव करना, रख रखाव करना, ठीक। ये दोनों का काम जान लीजिए। यातायात संकेत कौन डिजाइन करता है, भारतीय रोड कांग्रेस, ये एक संस्था है जो परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। उसके बाद NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये संकेतों को रोड पर लगाती है और उसका रखरखाव करती है, ठीक। ब्लैक स्पॉट सुधार किसके अंतर्गत आता है, अब आपको पता है मैंने पढ़ाया ब्लैक स्पॉट। अब ये रोड है, ये रोड ऐसे मुड़ने के बाद ऐसे मुड़ता है ना, तो यहां पे मोड़ है, ये ब्लैक स्पॉट हो गया, यहां पे मोड़ है, ये ब्लैक स्पॉट हो गया। तो ब्लैक स्पॉट सुधार आता है सड़क इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, सड़क इंजीनियरिंग विभाग। अब सड़क इंजीनियरिंग विभाग आएगा तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे करेगा, है ना, रोड को ज्यादा मोड़ेगा नहीं, हल्का मोड़ दे के निकालेगा। याद रखना, रोड कभी भी एक दूसरे को समकोण में नहीं मोड़ेंगे, समकोण में नहीं मुड़ेंगे, कोई रोड ऐसे जाके ऐसे नहीं मुड़ेगा, हमेशा वो कर्व लेके मुड़ेगा ताकि दुर्घटना ना हो। कहीं तो अभी ब्रिज बनाए थे ना समकोण में ब्रिज, ठीक है, वो रोड इंजीनियरिंग का फेलियर है वो। सड़क इंजीनियरिंग, ब्लैक स्पॉट सुधारेगा कौन, सड़क इंजीनियरिंग। सड़क पर सतत दोहरी पीली रेखा का अर्थ क्या होता है, ये मैं बताया हूं भैया। सड़क पर सतत दोहरी पीली रेखा का अर्थ क्या होता है, ठीक है। अगर सड़क में बीच में ऐसे दो पीला लाइन है दोस्तों, सड़क में ऐसे बीच में दो पीला लाइन है, ठीक है,
दिख रहा है कि नहीं जी? सड़क में दो पीला लाइन है तो आपको ओवरटेक नहीं करना है ना। इधर से गाड़ी जाने वाली गाड़ी, ठीक है, यहां से जाने वाली गाड़ी ओवरटेक नहीं कर सकती, ठीक है। ओवरटेक कब करेंगे? ओवरटेक तब करेंगे जब रेखाएं टूटी हो, जब रेखा ऐसे टूटी टूटी रहती है, ठीक है, तब इधर से गाड़ी जा रही है तो इसको आप ओवरटेक कर सकते हो। अगर सीधी रेखा है बिना टूटी हुई तो ओवरटेक नहीं करना है। दोहरी रेखा हो गई तो दोनों तरफ से ओवरटेक नहीं करना है, ठीक है। याद रखना, सतत पर सड़क पर सतत दोहरी पीली रेखा का अर्थ है ओवरटेक निषिद्ध है, ओवरटेक नहीं करना है, ठीक है। आगे मोड़ है और सड़क सक्रिय है, आगे मोड़ है और सड़क सक्रिय है, कौन सा संकेत है? अभी मैं आपको बताया त्रिभुजाकार बनाओ, ठीक है, एक और त्रिभुजाकार बना दो, ठीक है। अब यहां ऐसे टर्न बना हुआ है, मतलब आगे मोड़ है, और यहां ऐसे बना हुआ है, ठीक है, मतलब सड़क सक्रिय है। दोनों क्या है? चेतावनी संकेत है। क्या है ये? चेतावनी संकेत है, ठीक है, ध्यान रखना है। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का सामान्य कारण क्या होता है? बताइए भैया, सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का सामान्य कारण क्या होता है ना? सड़क दुर्घटना में मृत्यु का सामान्य कारण होता है ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकना, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट एड में एबीसी का नियम अपनाते हैं। एबीसी का नियम क्या है? एयरवे, एयरवे मतलब सांस लेने के लिए रास्ता खोलना, बी का मतलब ब्रीदिंग, सी का मतलब सर्कुलेशन। तो याद रखिए, फर्स्ट एड कोई भी आदमी दे सकता है जिसको जानकारी हो, ठीक। तो सड़क दुर्घटना में जो सामान्यतः मृत्यु होती है ऑक्सीजन की आपूर्ति रुकने से होती है। अब मैं बता रहा हूं, सड़क दुर्घटना में क्रूशियल 4 मिनट का नियम होता है, क्रूशियल 4 मिनट, संकटपूर्ण 4 मिनट। फर्स्ट मिनट में ऑक्सीजन दिमाग में नहीं पहुंचेगा, दिमाग डेड होने लगेगा, उसके बाद शरीर डेड होने लगेगा, दिल डेड होने लगेगा। तो 4 मिनट में अगर अच्छे से फर्स्ट एड मिल गया तो आदमी बच जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए, अधिकांश दुर्घटना का कारण होता है ऑक्सीजन आपूर्ति रुकना। अगला क्वेश्चन, प्रशिक्षु लाइसेंस की अवधि 6 माह की होती है। लर्निंग लाइसेंस की अवधि 6 माह की होती है। इसका उद्देश्य वाहन चलाने में निपुणता हासिल करना है। बिल्कुल सही, कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या है। आपको 6 महीने का क्या मिलता है जी? लर्नर लाइसेंस मिलता है, और 6 महीने में आप बढ़िया से सीख जाओ, उसके बाद स्थायी लाइसेंस ले लो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, परिवहन वाहन का व्यवसायिक वाहन परिवहन वाहन या व्यवसायिक वाहन चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किस फॉर्म में आवेदन करना पड़ेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं अभी आपको पूरे फॉर्म के बारे में बता देता हूं, ठीक है। परिवहन वाहन या व्यवसायिक वाहन चलाने का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किस फॉर्म में आवेदन करना होता है, ठीक है। किस फॉर्म में आवेदन करना होता है? देखिए भाई, आपका फॉर्म 5, कौन सा? फॉर्म क्रमांक 5 में परिवहन वाहन या व्यवसायिक वाहन चलाने का, ठीक है। फॉर्म देखिए, फॉर्म ये याद रखिए 2, फॉर्म 2 में आप क्या मिलेगा? आपको लर्नर लाइसेंस, फॉर्म है ना, लर्नर लाइसेंस के लिए फॉर्म 2, ठीक है। फॉर्म 4, फॉर्म 4 सामान्य लाइसेंस, है ना, सामान्य लाइसेंस, जैसे मोटर साइकिल विथ गियर और LMV, ठीक है। फॉर्म 5, फॉर्म 5 इसमें आएगा HMV और परिवहन वाहन, है ना, भारी वाहन और परिवहन वाहन, फॉर्म 5, ठीक है। यहां तक हो गया। अब फॉर्म 7 देखो, ये भी पूछ सकता है, अभी चल रहा है। फॉर्म 7 लाइसेंस, लाइसेंस को चिप वाला बनाने के लिए,
या लेमिनेटेड लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना। स्मार्ट कार्ड लाइसेंस, स्मार्ट कार्ड लाइसेंस या लेमिनेशन वाला लाइसेंस बनाने के लिए आपको फॉर्म 7 भरना पड़ेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म 8, फॉर्म 8 क्या, वाहन की नई श्रेणी जोड़ने के लिए, वाहन की नई श्रेणी जोड़ने के लिए, ठीक है। मान लो आपके पास LMV चलाने का लाइसेंस है, आप इसमें जुड़वाना चाहते हो HMV, तो फॉर्म 8 भरना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक हो गया। अब एक होगा फॉर्म 1A, फॉर्म 1A ये क्या है, चिकित्सा प्रमाण पत्र जमा करने के लिए कि आप गाड़ी चलाने के लिए काबिल हो या नहीं, चिकित्सा प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट, है ना, चिकित्सा प्रमाण पत्र, ठीक, फॉर्म 1A, ठीक है। चलिए इसको याद कर लेते हैं। फॉर्म 1A में मेडिकल सर्टिफिकेट, खासकर किनके लिए, परिवहन वाहन के लिए, है ना। फॉर्म 2 में लर्नर लाइसेंस बनेगा, फॉर्म 4 में सामान्य वाहन के लिए लाइसेंस बनेगा, फॉर्म 5 में परिवहन और भारी वाहन के लिए लाइसेंस बनेगा, फॉर्म 7 में अगर आपको अपना स्मार्ट लाइसेंस बनाना है, चिप वाला, या फिर अभी चिप वाला लाइसेंस ही मान्य है, नॉर्मल लाइसेंस नहीं, चिप वाला लाइसेंस चलता है। फॉर्म 7 के अनुसार आप चिप वाला लाइसेंस या लेमिनेटेड लाइसेंस बनवा सकते हो। फॉर्म 8 में आप अपने वाहन चलाने की श्रेणी और जोड़ सकते हो, फॉर्म 8 में, ठीक है। ये हो गया, ये फॉर्म के नंबर याद रखिएगा। तो यहां पूछ रहा है परिवहन या व्यावसायिक वाहन चलाने के लिए कौन सा फॉर्म, फॉर्म क्रमांक 5। प्रशिक्षु लाइसेंस प्राप्त होने के कितने समय बाद स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। देखिए यहां बच्चे कंफ्यूजन है ना। लर्निंग लाइसेंस का वैधता 6 माह का होता है, 6 माह के अंदर आपको क्या बनाना है, स्थायी लाइसेंस बनाना है, ये वैधता हो गई। लेकिन लर्निंग लाइसेंस के प्राप्त होने के 1 माह बाद ही, 1 माह बाद ही आप स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहाड़ी चढ़ाई रास्तों पर किस वाहन को प्राथमिकता देनी होती है। अगर कोई वाहन चढ़ रहा है चढ़ाई में और कोई वाहन उतर रहा है तो कौन से वाहन को प्राथमिकता मिलेगी, है ना। चढ़ाई चढ़ने वाले वाहन को, ढलान से उतरने वाले वाहन को, दोनों वाहन को सुविधा अनुसार प्राथमिकता। तो याद रखना, चढ़ाई रास्तों पर चढ़ने वाले वाहन को प्राथमिकता दी जाती है। क्यों, अगर वो वाहन का रिदम टूटा तो वो ढुलक के नीचे चले जाएगा, इसीलिए जो चढ़ रहा है दम लगा के उसको चढ़ने दो। इसका बेस्ट एग्जांपल देखना है तो केशकाल घाटी, है ना, धर्मजयगढ़ की घाटी, बहुत खतरनाक घाटियां हैं। वहां जब वाहन चढ़ता है ना तो इतने दम लगा के चढ़ता है, अगर वो ब्रेक भी मारेगा तो वाहन रुकेगा नहीं और पीछे ढूल जाएगा, ठीक है। तो पहाड़ी पर चढ़ने वाले वाहनों में ही प्राथमिकता मिलती है, ठीक। चलो, नो फॉल्ट लाइबिलिटी का वर्णन किस धारा के अंतर्गत किया गया है। नो फॉल्ट लाइबिलिटी, ठीक है, आपको पता है धारा 140, धारा 140 नो फॉल्ट लाइबिलिटी है। 140 में आपको यह सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि गलती किसकी है। 140 में आपको यह सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि गलती किसकी है। आपका दुर्घटना हुआ है, आपको मुआवजा मिलेगा। और धारा 161 में है हिट एंड रन, धारा 161 में है हिट एंड रन। नो फॉल्ट लाइबिलिटी में कौन ठोका है ये पता रहता है, और हिट एंड रन में कौन ठोका है ये नहीं पता रहता है, ठीक है। चलिए, नो फॉल्ट लाइबिलिटी में मरने पर 50,000, गंभीर चोट पर 25,000, हिट एंड रन में मरने पर 2 लाख, गंभीर चोट पर 50,000 मिलता है, ठीक है। हिट एंड रन में पैसा सरकार देती है, नो फॉल्ट लाइबिलिटी में पैसा
वाहन का मालिक या बीमा कंपनी देगा। ट्रैफिक साइन का पालन करना अनिवार्य है किस धारा के अंतर्गत? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ट्रैफिक सिग्नलों को क्या करना है? पालन करना है। ऐसा कौन सी धारा में बोला गया है? बताइए भाई। ट्रैफिक सिग्नल का पालन अनिवार्य है, कौन सी धारा में बोला गया है? ठीक है, ट्रैफिक साइन का पालन करना है। धारा 119 बोलता है आपको ट्रैफिक सिग्नलों का पालन करना है, जरूरी है। ट्रैफिक सिग्नल कौन बनाता है? भारतीय रोड कांग्रेस। ठीक है, तो ट्रैफिक साइन का पालन धारा 119। ठीक है, धारा 122 क्या है? खतरनाक स्थिति में वाहन को छोड़ना, किसी भी स्थान पर खतरनाक स्थिति में वाहन को छोड़ना, धारा 122। धारा 119 बोलता है कि भैया आपको ट्रैफिक साइन का पालन करना अनिवार्य है। बढ़िया क्वेश्चन। भारत में सड़कों पर चलने का नियम क्या है? चलने हो गया, ये चलने हैं। चलने, चलने का नियम क्या है? भारत में सड़कों पर चलने का नियम क्या है? बताइए। भारत में सड़कें पर चलने का नियम है कीप लेफ्ट। आप देखे होंगे लिखा रहता है कीप लेफ्ट, बाईं ओर चलिए। अब इसका कारण भी मैं बता देता हूं। हमारे यहां अधिकांश जो गाड़ी है, हमारे यहां अधिकांश क्या, सभी जो गाड़ी है उसमें स्टेयरिंग कहां होता है? दाईं तरफ। स्टेयरिंग होता है दाईं तरफ। ठीक है, स्टेयरिंग होता है दाईं तरफ, इसीलिए हम रोड में चलते हैं बाईं तरफ। हमारे यहां स्टेयरिंग होता है दाईं तरफ, इसीलिए हम रोड में चलते हैं बाईं तरफ। अब ये इधर से आएगा, इसका स्टेयरिंग दाईं तरफ, ये चलेगा बाईं तरफ, इसलिए इधर से जाना इधर से आना। ठीक है, भारत में सड़कों पर चलने का नियम है कीप लेफ्ट। ठीक है, कृपया बाईं ओर चलिए। भारत में किस प्रकार के स्टीयरिंग कंट्रोल वाले वाहन सामान्यतः प्रतिबंधित हैं? बताइए भाई, ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, है ना। भारत में सामान्यतः किस प्रकार के स्टीयरिंग कंट्रोल वाले वाहन सामान्यतः प्रतिबंधित है? तो हमारे यहाँ दाएं हाथ में स्टीयरिंग होता है, सभी गाड़ियों में ये चलता है। हमारे यहाँ गाड़ियों में बाएं हाथ में स्टीयरिंग नहीं होता, तो सामान्यतः हमारे यहाँ बाएं हाथ में स्टीयरिंग वाले वाहन प्रतिबंधित है। अब कुछ जागरूक लोग बोलेंगे सर बाएं हाथ के तो वाहन चलते हैं, तो बाएं हाथ वाले वाहन केवल सेना के पास हैं, वो सामान्यतः रोड में नहीं चलते। हमारे यहाँ लेफ्ट साइड स्टीयरिंग वाले वाहन, सेना के जो बम वाले बारूद वाले वाहन होते हैं ना, वो होते हैं अधिकतर, जैसे टाट्रा हो गया और भी गाड़ियां हो गई, पर वो रोड में नहीं चलते हैं। ठीक है, और अगर कोई सामान्य गाड़ी जो बाएं हाथ में स्टीयरिंग है उसको रोड में चलना है तो उसको अलग से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो भारत में सामान्यतः बाएं हाथ में चलने वाले स्टीयरिंग कंट्रोल वाले वाहन प्रतिबंधित है। ठीक है, किसी ड्राइवर को एक दिन में अधिकतम कितना घंटा गाड़ी चलाना होता है? हमारे यहाँ तो ड्राइवर की जान ले लो, जब तक वो जिंदा है तब तक गाड़ी चलाएगा, लेकिन यातायात नियम बोलता है किसी भी ड्राइवर को अधिकतम 8 घंटे से अधिक गाड़ी नहीं चलाना है। ठीक है, याद रखना, पूरे परिवहन व्यवस्था का केंद्र बिंदु कौन है? ड्राइवर ही है। पूरे परिवहन व्यवस्था का केंद्र बिंदु ड्राइवर है। ठीक है, होता क्या है, ड्राइवर बहुत ज्यादा गाड़ी चलाने के कारण थक जाता है और नींद में दुर्घटना हो जाती है। हमने पढ़ा है सबसे ज्यादा दुर्घटना 2 बजे से लेकर 6 बजे रात तक होती है। क्यों? क्योंकि नींद आ जाता है। नींद आने और थकान के कारण प्रतिक्रिया का समय बढ़ जाता है ना। प्रतिक्रिया का समय बढ़ जाना मतलब आपको तुरंत ब्रेक मारना है, आप नहीं मार पाओगे, जितना टाइम लगना चाहिए उससे ज्यादा टाइम लग जाता है और दुर्घटना हो जाती है। तो सामान्यतः 8 घंटे ही गाड़ी चलाना है। हमारे परिवहन मंत्री जो हैं उन्होंने कहा था कि वो नियम लाएंगे कि भारत का कोई भी ड्राइवर 8 घंटे से अधिक गाड़ी नहीं चलाएगा, गाड़ी में एसी लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोल्डन आवर की परिभाषा किस धारा में दी गई है? बताइए भाई, गोल्डन आवर की परिभाषा किस धारा में दी गई है?
ठीक है, पूछेगा, ये जोड़ा गया है नया। गोल्डन आवर गुड सेमेरिटियन, अच्छा आदमी जो ले जाता है इलाज के लिए, गुड सेमेरिटियन बोलते हैं। गोल्डन आवर दुर्घटना के बाद का पहला 1 घंटा जिसमें इलाज होता है तो आदमी बच जाता है। तो गोल्डन आवर की परिभाषा दी गई है धारा 212A में, धारा 212A में दी गई है गोल्डन आवर की परिभाषा। ठीक है, चलो आज का आखिरी क्वेश्चन और इस सेशन का भी आखिरी क्वेश्चन। कल आप लोग बढ़िया से अपना रिवीजन करिए, यकीन मानिए आप लोग बहुत पढ़े हो, अच्छे से पढ़े हो। कल का जो समय है वो अपने तैयारी को साइनिंग देने का समय है, तैयारी को नक्काशी करने का समय है। चिल माइंड से रिवीजन करिए, ठीक है, जो आप पढ़े हो सब आएगा। अपने ऊपर विश्वास रखिए और आराम से रहिए, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। चलो, गोल्डन आवर में कैशलेस उपचार का प्रावधान किस धारा में किया गया है, पूछा जाएगा। गोल्डन आवर में कैशलेस उपचार का प्रावधान धारा 162 में किया गया है। किसमें? 62 में किया गया है। तो गोल्डन आवर में जो कैशलेस उपचार होता है उसके नियम बता देता हूं। कितने रुपए तक उपचार होगा? 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपए तक का उपचार गोल्डन आवर में, 1.5 लाख रुपए तक का उपचार कैशलेस होगा, बिना पैसे के अभी। ठीक है, कौन से अस्पताल में होगा? सरकारी, है ना, प्लस निजी, निजी में भी होगा, प्लस आयुष्मान अस्पताल में, सरकारी निजी आयुष्मान अस्पताल में। गोल्डन आवर में आदमी गया तो उसका कैशलेस उपचार होगा, पैसा नहीं मांगेंगे शुरू में। ठीक है, कितने दिन के भीतर? दुर्घटना के 7 दिन के भीतर तक आपको कैशलेस उपचार मिलेगा, है ना, 7 दिन के भीतर तक, दुर्घटना के 7 दिन तक, दुर्घटना के 7 दिन तक आपका कैशलेस इलाज हो सकता है। ठीक है ना। उसके बाद लाभ उठाने के लिए, योजना का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दुर्घटना के 24 घंटे के भीतर, दुर्घटना के 24 घंटे के भीतर दुर्घटना के 24 घंटे के भीतर किसको सूचना देनी पड़ेगी? पुलिस को। ठीक, उसके बाद किसको मिलेगा? सभी व्यक्तियों को, सभी व्यक्ति को, जिसकी गाड़ी का बीमा है उसको भी, जिसकी गाड़ी का बीमा है नहीं है उसको भी, बीमा हो या ना हो, बीमा हो या ना हो, सभी व्यक्ति को मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। गोल्डन आवर शुरू का 1 घंटा कैशलेस इलाज मिलेगा। ठीक है, कैशलेस इलाज दुर्घटना के 7 दिन तक मिलेगा आपको। अधिकतम कितने रुपए तक? 1.5 लाख रुपए तक। कौन से अस्पताल में? सरकारी, निजी और आयुष्मान अस्पताल में। दुर्घटना का लाभ उठाने के लिए आपको, योजना का लाभ उठाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 24 घंटे के भीतर, दुर्घटना होने के 24 घंटे के भीतर किसको सूचना देनी पड़ेगी? पुलिस को। ठीक है, मान लो कोई वाहन में आदमी जा रहा है, उसका दुर्घटना हो गया और उसकी वाहन का बीमा नहीं है तो भी उसका कैशलेस इलाज होगा, बीमा वालों का तो होगा ही। तो ये हो गया आपका गोल्डन आवर में कैशलेस उपचार का प्रावधान, धारा 162। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का हमारा फाइनल सेशन था। मैं बताना चाहूंगा हमारी संस्था के द्वारा मंडी निरीक्षक की भी अभी क्लास चल रही है। खासकर टेस्ट सीरीज आप ट्राई कर सकते हैं अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो आप टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन कोर्स या क्रैश कोर्स किसी के लिए भी आप जानकारी चाहते हैं तो संस्था के दिए गए नंबर 8770123687 पर संपर्क कर सकते हैं। मैं और जानकारी देना चाहूंगा दोस्तों, अभी जो कल वैकेंसी आई सहायक शिक्षक वर्ग 3 की, उसकी भी क्लास हमारी संस्था के द्वारा प्रारंभ की जा चुकी है। शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8770123687 पर। ठीक है, और भी कोई जानकारी चाहिए तो बिल्कुल बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। कल परसों जब आप एग्जाम दिलाने जाओ तो जो एडमिट कार्ड में गाइडलाइन लिखा हुआ है, एडमिट कार्ड में गाइडलाइन लिखा हुआ है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लो। हाफ बाही मतलब हाफ बाही, लाइट कलर मतलब लाइट कलर, चप्पल मतलब चप्पल, कोई जूता नहीं, कोई
बेल्ट नहीं, कोई घड़ी नहीं, ठीक है। महिला किसी भी प्रकार का आभूषण ना पहने, वहां उतार दिया जाएगा। अगर आप पहन के जाते हो और वहां पे जो कार्यकर्ता है उनसे बहस करते हो तो आपका ही नुकसान है, वो मानने वाले नहीं है। आपका माइंड डिस्टर्ब होगा, पेपर खराब होगा। तो आप अपनी सुरक्षा खुद रखिए, ठीक है। 2 घंटे के लिए अगर अपना आप आभूषण उतार दोगे तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा, नौकरी लग जाएगा तो जिंदगी भर आभूषण पहन के घूमते रहिएगा, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, इसको अन्यथा ना ले, क्योंकि मैंने हर सेंटर में बच्चों को परेशान होते हुए देखा है। और वहां पे जब आप बच्चों के संबंध में आवाज उठाओगे तो वहां जो स्कूल वाले हैं वो सीधा बोलते हैं, आपके एडमिट कार्ड में लिखा है, हमको कोई शौक नहीं है ये सब करने का, ऐसा ही जवाब आता है, ठीक है। तो हम उनसे लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि 6 महीने से गाइडलाइन चल रही है, आज भी बच्चे फंस जाते हैं उसमें, ठीक है। दोस्तों, आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। बने रहिए योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस के साथ। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये सेशन। मिलते हैं नए वीडियो में नए एग्जाम के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बेस्ट ऑफ लक। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सफल रहिए।